हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने कानपुर जी सब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत का भौतिक विभाजन के अंतर्गत केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्व का पठार, पूर्व उत्तर का पठार और दक्षिण की पहाड़ियां, इनके बारे में अध्ययन किया था। अब हमारा जो पांचवा जो संरचना थी वो थी दक्कन का पठार। देखो यहां पे हमने पढ़ा था, यहां पे थी हमारी नंबर 1 पे केंद्रीय उच्च भूमि, नंबर 2 पे हमने पढ़ा था पूर्व का पठार, नंबर 3 पे पढ़ा था हमने पूर्व उत्तर का पठार और नंबर 4 पे हमने यहां पे पढ़ा था दक्षिण की पहाड़ी और 5 पे हमारा बचा क्या? दक्कन का पठार। ये क्या था? एक केंद्रीय उच्च भूमि थी, ये पूर्व का पठार था, ये पूर्व उत्तर का पठार था, ये दक्षिण की पहाड़ी थी और नंबर 5 पे आता हमारा क्या? दक्कन का पठार। इन पांचों संरचनाओं को ही बोलते हैं प्रायद्वीप भारत के पठार, इसे बोलते हैं प्रायद्वीप भारत का पठार। ये भी हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। हमने बताया था पूर्व का पठार और पूर्व उत्तर पठार के मध्य राजमहल गैप या गारो गैप था। दक्षिण भारत की पहाड़ी मैंने बताया था, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताया था, दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताया था। ये भी बताया था कि कौन सी चोटी किस पर्वत पर है। आपसे डायरेक्ट बोल देगा कि डुडू बेटा चोटी किन पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन देगा नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डिमम या पालनी की पहाड़ी। तो उसमें डायरेक्ट देख से ही हो जाएगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा, अन्नामलाई की है अनाईमुड़ी, सबसे दक्षिण में पहाड़ी मैंने आपको बताया था पालनी की पहाड़ी। इसी प्रकार हम अध्ययन करेंगे आज दक्कन का पठार। इसका दक्कन का पठार, दक्कन का पठार किसका अध्ययन करेंगे? दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार के अंतर्गत हमारी 3 संरचनाएं पाई जाती है। कितनी संरचनाएं? 3 संरचनाएं। सबसे पहला पाया जाता है इसमें दक्कन ट्रैक। बताऊंगा मैं आपको कि दक्कन ट्रैक क्या है हमारा। दूसरा पाया जाता है इसमें कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। नंबर 3 पे पाया जाता है इसमें आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? पूरी संरचना को दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार का हमने 3 भागों में वर्गीकरण किया। ये जो उत्तरी भाग है इसको बोलते हैं हम दक्कन ट्रैप। नंबर 1 पे दक्कन, ये नंबर 1 हो गया हमारा, ये नंबर 2 हो गया हमारा और ये नंबर 3 हो गया हमारा। नंबर 1 को बोलते हैं हम दक्कन ट्रैप और जो इसका ये वाला पार्ट है इसको नंबर 2 को बोलते हैं कर्नाटक का पठार और जो इधर है ये पूर्व दिशा में इसको बोलते हैं आंध्रा का पठार। इनके बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। देखो इस दक्कन के पठार को हम यहां पे निकाल देते हैं इस प्रकार से। ये आ गया हमारा दक्कन का पठार। उत्तरी भाग को दक्कन ट्रैक, इसके पश्चिमी भाग को कर्नाटक का पठार और पूर्वी भाग को आंध्रा का पठार। सबसे पहले हम आंध्रा के पठार के बारे में चर्चा करते हैं कि आंध्रा का पठार क्या है। इस आंध्रा के पठार का जो विस्तार है वो है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पठार किस किस राज्य में विस्तार है इसका। एक आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। तो आंध्रा का पठार का विस्तार कितने राज्यों में है? 2 में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दूसरा, ये जो पठार है ना ये 2 नदियों के मध्य स्थित है। क्या था? पहले 2 नदियों के मध्य स्थित था। जो एक का नाम है कृष्णा नदी व कावेरी नदी, कृष्णा व कावेरी के मध्य स्थित था, के मध्य स्थित था। अब क्या होगा? जब कोई नदी बहेगी वो क्या करेगी? कटाव करती रहेगी। पहले ये पठार था, पठार मतलब भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग था। तो नदियों के द्वारा इसके जो ऊपरी भाग था उसको क्या कर दिया गया? काट कर इतना मतलब कि
काटती रही इसको, उसकी मिट्टी को, तो क्या कर दिया, समतल कर दिया गया। तो अब यदि पूछे तो अब वर्तमान में आंध्रा का पठार, वर्तमान में आंध्रा का पठार एक समतल भूमि है, समतल भूमि है। बस इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। पूछेगा आंध्रा का पठार का विस्तार किन दो नदियों के मध्य था, तो कावेरी और कृष्णा। कितने राज्यों में, 2 राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नदियों के द्वारा मिट्टी कटती रही तो पठार क्या होगा, हमारा समतल हो गया। तो अब इस पठार, इस भूमि को क्या बोलते हैं हम, समतल भूमि। ये था हमारा आंध्रा का पठार। दूसरा आता है हमारा कर्नाटक का पठार। इस दक्कन के पठार के, ये दक्षिण और पश्चिम दिशा में कौन सा पठार है, ये तो नंबर 3 संरचना होगी, ये नंबर 2 संरचना होगी। इसे क्या बोलते हैं, कर्नाटक का पठार। सबसे पहले देखेंगे इसका विस्तार किस राज्य में है। विस्तार है इसका कर्नाटक में। किस राज्य में है, कर्नाटक में। इस कर्नाटक के पठार से, इस दक्कन के पठार से हम कर्नाटक को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इस प्रकार की एक संरचना दिखने को आपको मिल रही होगी। इस कर्नाटक, दक्कन के पठार से इस कर्नाटक के पठार को हमने अलग किया, क्योंकि इसको अलग अलग भाग बोलते हैं। तो इस कर्नाटक के हमने तीन पार्टों में विभाजन किया। एक तो उसका उत्तरी भाग हो गया, एक इसका पश्चिमी भाग हो गया, एक इसका दक्षिणी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग। हाँ, तो इसका विभाजन किया हमने 3 पार्ट में, 2 में ही मान लो। कर्नाटक के पठार को, कर्नाटक के पठार का दक्षिणी भाग को मलनाड कहते हैं, मलनाड। हाँ, क्षेत्रीय भाषा में इसको बोलते हैं मलनाड, मलनाड। और इस मलनाड पर ही हमारा एक पहाड़ी स्थित है, बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, बाबा बुदान की पहाड़ी। बाबू बुदान नहीं, बाबा बुदान की पहाड़ी। किस पर है, हमारे कर्नाटक के पठार पर स्थित है हमारा कौन सा, बाबा बुदान की पहाड़ी। डायरेक्ट कुछ जगह मिलाने को देगा कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार बताओ किस राज्य में, बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में, हमारा सतमाला की पहाड़ी बताओ किस राज्य में। इस प्रकार से आपको मिलान करने को देगा। तो आपको ध्यान रखना, बाबा बुदान की पहाड़ी कहां से, हमारी कर्नाटक राज्य में। ये जो बाबा बुदान की पहाड़ी है, ये धात्विक खनिज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। धात्विक खनिज की क्या होती है, इनसे प्राप्ति होती है। धात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु पाई जाती है। एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में खनिज जिनसे हमारे घर निर्माण की सामग्री निकलती है, जैसे बालू, पत्थर, चूना, संगमरमर। और अधात्विक खनिज ऐसे होंगे जैसे टीन, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल। ये चीजों की प्राप्ति उन्हें क्या बोलते हैं, अधात्विक। तो इस बाबा बुदान पहाड़ी पर मैं आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार के भारत में चट्टान पाई जाती है और कौन सी चट्टान पर किस चीज की अधिकता पाई जाती है। तो इस बाबा बुदान की पहाड़ी पर हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। आगे जाके हम बताएंगे कि धारवाड़ क्या होती है, बेसाल्ट की चट्टान क्या होती है, अग्नि चट्टान क्या होती है हमारी, और अवसादी चट्टान क्या होती है, सारी बताऊंगा। अभी ध्यान रखना, धारवाड़ क्रम की चट्टान कहां पाई जाती है, कर्नाटक के पठार पर। कर्नाटक का पठार का हिस्सा कहां, कर्नाटक है। इसका मतलब ये हुआ कि धारवाड़ क्रम की चट्टान हमारी कहां पाई जा रही है, कर्नाटक राज्य में। इस धारवाड़ क्रम की चट्टान से यहां एक खनिज पाया जाता है, सोना। सोना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, सोना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इतना ध्यान रखना है। कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, मलनाड। मलनाड पर ही हमारा क्या स्थित है, बाबा बुदान की पहाड़ी। कहां से, कर्नाटक में। इसमें क्या है, धात्विक खनिज पाई जाती है। कुछ
धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जब धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? हमारे धारवाड़, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि सोने की प्राप्ति इसी क्रम की चट्टान से होती है। पूछेगा आपको कि सोने की प्राप्ति किन चट्टानों से होती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान से होती है। जब धारवाड़ की चट्टान कर्नाटक में सर्वाधिक विस्तार है, तो भारत का सबसे ज्यादा सोना भी कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। तो सोना सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? कर्नाटक में। आगे मैं बताऊंगा खान कि कौन कौन सी खान है, बताऊंगा हिट्टी की खान और हुड्डा की खान, आगे जाके पढ़ाऊंगा इसके बारे में। और जो कर्नाटक, जिसके कर्नाटक के पठार का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है, इसे बोलते हैं बैंगलोर का पठार। बैंगलोर, बस इतना ही ध्यान रखना है कि बैंगलोर का पठार बोलते हैं। और इसके दक्षिण पश्चिमी भाग को, दक्षिण पश्चिम भाग को बोलते हैं मैसूर का पठार। मैसूर का पठार, इतना ही ध्यान रखना है। इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं, कि कौन सा पठार किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दक्कन ट्रैप। इसके बाद क्या आता है हमारा? दक्कन ट्रैप। हाँ, इसके बाद आता है हमारा दक्कन ट्रैप। अब दक्कन ट्रैप के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विस्तार की। इसका विस्तार कहां पर है? क्या बात करेंगे? हमें सबसे ज्यादा यही पता होना चाहिए कि किस पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में है। तो यदि हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार गुजरात प्लस महाराष्ट्र, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। वैसे तो दक्कन के ट्रैप का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक है। पर जो सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश में भी है, 1-2% छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो सर्वाधिक विस्तार है वो हमारा कहां से है? गुजरात और महाराष्ट्र में। इसमें तुम एक शब्द देख रहे होंगे, ट्रैप। क्या होता है? क्या शब्द देखा आपने? ट्रैप। इस ट्रैप का मतलब क्या है? इस ट्रैप का मतलब है तो होता है सीढ़ीनुमा संरचना। कैसी संरचना? सीढ़ीनुमा संरचना। इस प्रकार की संरचना क्या होगी? सीढ़ीनुमा संरचना। सीढ़ीनुमा संरचना। अब ये सीढ़ीनुमा संरचना बनती कैसे है? जब हमारा ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यानी कि जब हमारा ज्वालामुखी निकलता है, तो पहले निकला, एक परत बनी, फिर दोबारा से निकला, उसके ऊपर दूसरी परत आई, फिर दोबारा से बना तीसरी परत। किस प्रकार से? एक परत के ऊपर दूसरी परत का क्या होता है? सपोज करो पहले ज्वालामुखी निकला, एक परत बनी, फिर ज्वालामुखी निकला, दूसरी परत बनी, फिर ज्वालामुखी का उद्गम हुआ, तीसरी परत बनी। और जब ये ज्वालामुखी से लावा निकलता है, लावा, जैसे ज्वालामुखी निकलेगा ना तो उसके अंदर से क्या निकलता है? लावा। जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो ये कैसी संरचना धारण कर लेता है? सीढ़ीनुमा संरचना धारण कर लेता है। इस सीढ़ीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं हम? दक्कन ट्रैप। कहने का मतलब है ज्वालामुखी से निकला लावा, ज्वालामुखी से निकला लावा ठंडा होकर सीढ़ीनुमा संरचना का रूप धारण कर लेता है, का रूप धारण कर लेता है, जिसको ट्रैप कहते हैं, जिसको ट्रैप कहते हैं। अब समझ में आया होगा आपको उसके ट्रैप क्यों बोलते हैं, और तो किसी को क्यों नहीं ट्रैप बोला? क्योंकि इसमें कह रहा है ज्वालामुखी का उद्गम हुआ, ज्वालामुखी से लावा निकला, एक परत निकली लावे की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो उससे क्या होगा? सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण हो गया, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रैप बोलते हैं। यदि किसी पर्वत या किसी पठार से लावा निकलेगा, लावा क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद किस प्रकार की चट्टान बनेगी? मैंने आपको बताया था, बेसाल्ट की चट्टान। कैसी चट्टान बनेगी? तो इस दक्कन ट्रैप में कैसी चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट की चट्टान। कैसी चट्टान पाई जाती है हमारी? बेसाल्ट की चट्टान। हमें पता है बेसाल्ट की जब चट्टान टूटेगी तो किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा?
जब बेसाल्ट की चट्टान टूटेगी तो उससे होता है हमारा काली मिट्टी का निर्माण। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। हमें पता है जब काली मिट्टी का निर्माण होगा तो काली मिट्टी में कौन सी फसल होगी? काली मिट्टी में होगी कपास की फसल। कपास क्या होगी? कपास। क्या और क्या होगा? तंबाकू। और क्या होगा? खट्टे फल। और बहुत सारी फसल होगी। आपको इतना ध्यान रखना है, खट्टे फल, कपास और तंबाकू का निर्माण किस मिट्टी में पाया जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होगा? बेसाल्ट की चट्टान टूटने से। बेसाल्ट की चट्टान कैसे बनेगी? ज्वालामुखी का जब लावा निकलेगा, वो लावा जम जाएगा तो उससे कैसे चट्टान बनेगी? बेसाल्ट की। तो ऐसे ही लॉजिक लगाते रहना है, क्योंकि हमें पता खट्टे फल, खट्टे फल का मतलब होगा जैसे संतरा, नींबू, कहां पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में भारत में? कर्नाटक में नहीं, नागपुर। संतरे, सबसे ज्यादा संतरा पाया जाता है नागपुर। कपास गुजरात और महाराष्ट्र। सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग कहां होता है हमारा? महाराष्ट्र और गुजरात। सूती वस्त्र की राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई को इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि वहां कपास की खेती सर्वाधिक होती है। जब खेती होगी तो उसका प्रोडक्शन भी होगा। प्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? उद्योग लगेंगे। उद्योग अधिक मात्रा में लगेंगे, तो इसीलिए महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था की राजधानी। क्योंकि भारत में क्या होता है? सबसे ज्यादा उद्योग किसका? वस्त्र का। कहां से? महाराष्ट्र में। इसलिए से क्या बोलते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी। ये जो दक्कन ट्रैक है, इसका विस्तार मैंने आपको बताया किस किस राज्य में? गुजरात और महाराष्ट्र। किसका विस्तार है हमारा? दक्कन ट्रैक का। समझ में आया? दक्कन ट्रैक का गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र में इस पठार पर या इस श्रेणी पर कुछ पर्वत पाए जाते हैं। जैसे गुजरात में बोलते हैं गिर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गिर की पहाड़ी। दूसरा बोलता है गिरनार की पहाड़ी। तीसरा बोलते हैं मंडुआ की पहाड़ी। और चौथा बोलते हैं हम इसको यहां पे बर्दा की पहाड़ी। किस? गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, मंडुआ पहाड़ी और वर्धा पहाड़ी। ये कहां से? हमारी सारी की सारी पहाड़ी कहां पाई जाती है? गुजरात में। और महाराष्ट्र में पाई जाती है हमारी अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी। दूसरी पाई जाती है सतमाला की पहाड़ी। सतमाला की पहाड़ी। तीसरी पाई जाती है हमारी यहां से बालघाट। कौन सा घाट? बालघाट। और तीसरा पाया जाता है हमारे यहाँ हरिश्चंद्र की पहाड़ी। देखो आपसे मिलान में देगा कि नीलगिरी पर्वत का, नीलगिरी पहाड़ी बताओ कहां पर है हमारी। फिर दे देगा हरिश्चंद्र की पहाड़ी बताओ कहां पर है। गिरनार की पहाड़ी बताओ कहां पर है। अरावली पहाड़ी बताओ। एक तरफ पहाड़ी दे देगा, दूसरी तरफ उनके राज्य दे देगा और बोलेगा कि मिलान कीजिए कौन सी पहाड़ी कहां पर है। तो गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, मंडवा पहाड़ी और वारदा पहाड़ी कहां पर है? गुजरात में। अजंता पहाड़ी, सतमाला, बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये कहां सी है? हमारी महाराष्ट्र में। ये जो हमारी हरिश्चंद्र पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? हरिश्चंद्र पहाड़ी है। इस पर एक चोटी स्थित है। इस पर क्या है? जिसका नाम है कालसोबाई। कालसोबाई चोटी। कालसोबाई चोटी। ये चोटी का ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी। तो महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कालसोबाई। ये मैंने इसलिए बताई, एग्जाम में पूछी है कि कालसोबाई चोटी किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो कालसोबाई चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? हमारी हरिश्चंद्र पहाड़ी पे। ये था हमारा दक्कन का पठार। देखो हमने केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ा, प्रायद्वीप
प्रायद्वीप के पठार के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? केंद्रीय उच्चभूमि पढ़ा, पूर्व का पठार पढ़ा, पूर्वोत्तर का पठार पढ़ा, फिर हमने दक्षिण की पहाड़ी पढ़ा, उसके बाद क्या था हमारा दक्कन का पठार। इन सारी संरचनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम? दक्कन का, उसका प्रायद्वीप भारत का पठार। ये प्रायद्वीप भारत का पठार हमने क्या किया? कवर किया। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको भी इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं और इस प्रकार से आपको भी क्या करना है? मैप पर ही काम करना है, जिससे क्या होगा, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीसरी बार आपको एकदम से याद होगा। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि किस पठार का विस्तार किस राज्य में है, पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा पहाड़ी से, कि गिरनार की पहाड़ी कहां पर है हमारी, नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है हमारी, कार्डिमम की पहाड़ी कहां पर है हमारी। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, इस प्रकार से डायरेक्ट आता है। इसके बाद बात करते हैं भारत के तटीय मैदान, क्योंकि हमें पता है इधर हमारा क्या है, हमें पता है इधर क्या है हमारा, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है हमारा, अरब सागर। दक्षिण में क्या है हमारा, हिंद महासागर। मैंने बताया था स्थल का वह भाग जिसके 3 ओर जल हो उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप भारत का भाग है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत का भाग है। जब इसके 3 ओर जल लगा हुआ तो इसके 3 ओर क्या पाए जाएंगे? तट पाए जाएंगे। उनको अलग अलग भागों में हमने क्या किया है? विभाजित किया है। उनके बारे में बात करते हैं, भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान यानी कि तट के आसपास के पाए जाने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान। मैदान मैंने बताया था भूमि के समानांतर 200 मीटर ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? मैदान। क्योंकि मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान किसको बोल लेंगे। आप वहां से जाके देखना, आपकी समझ में आ जाएगा मैदान किसे बोल लेंगे। हम बात करते हैं भारत के तटीय मैदान या प्रायद्वीप भारत के तटीय मैदान। ये क्या है हमारा? भारत का नक्शा। ये दिशा कौन सी है हमारी? ये दिशा हमारी पूर्व। ये दिशा कौन सी है? तो सब पूर्व तट बोल लेंगे, पूर्वी तट। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम, तो उसे क्या बोल लेंगे? पश्चिमी तट। तो जब मैं भारत की तटीय सीमा आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था ये वाला राज्य कौन सा था हमारा? गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद एक राज्य था गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के दक्षिण में कौन सा था? केरल। इधर कौन सा था? ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर में उड़ीसा। उड़ीसा के उत्तर में था हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो तट से भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे थे? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का पार्ट है। लक्षद्वीप इधर था, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीप, दादर नागर हवेली और पुदुचेरी। 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य क्या कर रहे थे? भारत के तटीय सीमा का निर्माण कर रहे थे। तो इन तट का कुछ ना कुछ नाम भी होगा, इन तटों का कुछ ना कुछ नाम भी होगा। ये वाला क्षेत्र यानी कि गुजरात का इससे ऊपर का क्षेत्र क्या होगा हमारा? पाकिस्तान से लगा स्थल है ऊपर, तो इससे नीचे क्या है हमारा? तट है। तो गुजरात के इस वाले क्षेत्र को, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और गोवा तक के क्षेत्र को, गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को हम बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। गोवा से लेकर कर्नाटक तक
यानी कि गोवा और कर्नाटक के तट को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कन्नड़ तट या मंगलोर तट। क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट या मंगलोर तट। और केरल को तट को बोलते हैं कौन सा तट, मालाबार तट। कौन सा तट, केरल को बोलते हैं मालाबार तट। कर्नाटक और गोवा से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र को बोलते हैं कन्नड़ तट या मंगलोर तट। और जो गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, कोंकण तट। कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। ये तट किस दिशा में पाए जा रहे हैं, हमारे पश्चिमी दिशा में। इन्हें क्या बोलेंगे, पश्चिमी तट। दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लेकर हमारा आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्र को, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्र को बोलते हैं कलिंग तट। क्या बोलते हैं, कलिंग तट या उत्कल तट। वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कलिंग तट या उत्कल तट। और जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो पूछेगा कि तमिलनाडु के तटीय भाग को किस नाम से जानते हैं, तो क्या किस नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश के समुद्र से लगे हुए भाग को किस नाम से जानते हैं, उत्कल या कलिंग। उड़ीसा के भी क्या बोलते हैं, कलिंग या उत्कल। और वेस्ट बंगाल को भी क्या बोलते हैं, केरल के समुद्री से लगे हुए भाग को क्या, किस तट के नाम, किस नाम तट से जानते हैं, मालाबार तट। और कर्नाटक के तटीय भाग को क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट या मंगलोर तट। बैंगलोर नहीं, मंगलोर। गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय भाग को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये जो गुजरात का ये जो तटीय भाग है इसको क्षेत्रीय लोग अलग नाम से जानते हैं। ये जो गुजरात का तटीय भाग है, गुजरात वाला, इसको क्षेत्रीय लोग अलग नाम से बोलते हैं। इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। तो काठियावाड़ तट किसका ही भाग है, कोंकण तट का ही क्या है, भाग है। गुजरात में कुछ जगह किस नाम से, काठियावाड़। गुजरात से गोवा तक के भाग को कोंकण, गोवा से कर्नाटक के भाग को कन्नड़, और केरल के मालाबार तट को, केरल के समुद्री भाग तटीय भाग क्या बोलते हैं, मालाबार। अब कहोगे सर इनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे इसमें आगे जाके जब हम वर्षा वाला, मानसून वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि भारत में सबसे पहले मानसून किस तट से आकर टकराते हैं, तो मैं बताऊंगा मालाबार तट। तो आपको पता होगा कि मालाबार तट कहां से है, केरल में। तो केरल में ही सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो लौटते हुए मानसून होते हैं वो सर्वाधिक वर्षा किस तट पर करते हैं। क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि पश्चिम उत्तर, यह दिशा पश्चिम, ये दिशा उत्तर, इधर से जो मानसून आता है उत्तर पश्चिमी मानसून भारत के किस तट पर वर्षा करते हैं, तो नहीं बोलते हम लौटते हुए मानसून। तो जो लौटते हुए मानसून है वो सबसे ज्यादा कोरोमंडल तट पर वर्षा करते हैं। तो आपको पता होगा ना, कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को बोलते हैं। जब सीएम सर आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री तो बताओगे कि पुर्तगाली सबसे पहले कालीकट पहुंचे थे मालाबार तट पर, जो उसके बाद डच आए थे वो कोरोमंडल तट पर अपना अधिकार किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि मालाबार तट केरल के तट को, कन्नड़ तट कर्नाटक के, कोंकण तट गोवा महाराष्ट्र गुजरात के तट को, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, क्योंकि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, काठियावाड़ तट पर। वहां पे एक बंदरगाह था, कौन सा, पोरबंदर बंदरगाह, उसे क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। ये था हमारा तटीय भाग। और
तट से लगी हुई हमारी सीमा। आई होप आपको तटीय भाग और दक्कन का पठार अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।